नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सिंह। आप देख रहे हैं भारत A to Z न्यूज। इस समय प्रयागराज में हाई कोर्ट चुनाव को लेकर बड़ा गहमा गहमी चल रहा है। आज हम हाई कोर्ट में स्थित हैं और अलग अलग पदों पे, अध्यक्ष पद पे, सेक्रेटरी के पद पे, मंत्री के पद पर प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। क्या माहौल है प्रयागराज चुनाव का? आज हमारे साथ प्रत्याशी हैं महासचिव पद के शशि प्रकाश सिंह जी। उन्हीं से जानते हैं कि इस बार जो चुनाव हो रहा है उसमें आप प्रत्याशी हैं। अगर आप जीतते हैं तो क्या बार के लिए नया करने वाले हैं और बाकी बार की तरफ से और जनहित में क्या करने वाले हैं, उसके बारे में जानना चाहेंगे। नमस्कार सर। मैं शशि प्रकाश सिंह महासचिव पद का प्रत्याशी हूं। एशिया के सबसे बड़े उच्च न्यायालय इलाहाबाद हाई कोर्ट के बार एसोसिएशन का चुनाव आगामी 23 जुलाई को संपन्न होने जा रहा है, जिसमें हमारे करीब 10,000 मतदाता सम्मानित अधिवक्ता साथी अपना मतदान करके अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करेंगे। 28 की हमारी कार्यकारिणी होती है, जिसमें ऊपर के महत्वपूर्ण पदों में अध्यक्ष, सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रेजरर के पद होते हैं। बाकी हमारे गवर्निंग उपाध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, कुल मिलाकर के 28 का सेटअप बनता। उसमें सेक्रेटरी के प्रत्याशी के रूप में मैंने पहले भी प्रतिभाग किया इस चुनाव में। इस बार पुनः मैं अपने साथियों के बीच आया हूं और मेरी दावेदारी है। और चूंकि इसके पहले भी मैं बार एसोसिएशन के ज्वाइंट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन के पद पे चयनित हो चुका हूं सन 2010-11 में। उस समय हमारे अध्यक्ष आदरणीय वरिष्ठ अधिवक्ता श्री BP श्रीवास्तव साहब थे और सेक्रेटरी श्री NC त्रिपाठी साहब। उनके साथ हम लोगों ने काम किया और हमारी जो क्षमता थी, हमने अपने सीमा रेखा में रहते हुए बढ़ चढ़ करके उनका सहयोग किया और साल भर पूरी कार्यकारिणी ने बहुत ही स्मूथ फंक्शनिंग कराई। कहीं कोई व्यवधान नहीं आया, कोई इस तरह के इश्यूज नहीं आए। छोटे मोटे जो इश्यूज आए हम लोगों ने रिजॉल्व कर लिया और प्रयास यह किया कि मनसा वाचा कर्मणा कोई हम लोग पर कोई लांछन ना आने पाए, और उसमें हम लोग सफल रहे। और लोग आज भी याद करते हैं उस कार्यकाल को कि इतना स्मूथली वो कार्यकाल चला। उसके बाद एक लंबा अंतराल के बाद मैं महासचिव पद पे मैंने अपनी दावेदारी प्रस्तुत की है। पिछले 2-3 प्रयासों में मैं सफल नहीं हो पाया, शायद मेरे प्रयासों में कुछ कमी रह गई, और पुनः मैं पूरी क्षमता के साथ, पूरी शिद्दत के साथ एक बार अपने साथियों के बीच आया हूं। उनसे मैं निवेदन कर रहा हूं, अपनी बातें रख रहा हूं। बार को लेकर के मेरे मन में तमाम तरह की सोच है, योजनाएं हैं, विजन्स हैं। चूंकि जब तक हम चयनित नहीं होते हैं तब तक बहुत लंबी चौड़ी बातें करने का कोई मायने मतलब नहीं होता है। समस्याएं हैं, निश्चित रूप से कई प्रकार की समस्याएं हैं। हम कहने के लिए एशिया के सबसे बड़े उच्च न्यायालय के बार के सदस्य हैं और तमाम तरह की हमसे अपेक्षाएं की जाती हैं, हम गलतफहमियों में रहते हैं। लेकिन जो वास्तु स्थिति है, जमीन पे जो धरातल पे पोजीशन है, वो बहुत ही विपरीत है, असंतोषजनक है। और ऐसे में हमारा अधिवक्ता जो हमारे वादकारियों को न्याय दिलाने के लिए सुबह से शाम तक संघर्ष करता है, उनकी अधिकारों को सुनिश्चित कराने का काम करता है, सुरक्षित कराता है वादकारियों को, वादकारी का हित सर्वोपरि के सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए स्वयं अपने आप को आत्मसर्ग तक ले जाता है। ऐसी स्थिति में विडंबना तब होती है जो स्वयं ही वो इतना सुरक्षित होता है कि कहते हैं कि अधिवक्ता वन बैंड इंडस्ट्री होता है, उसका अपनी ही सुरक्षा खतरे में रहती है हर घड़ी। उसके पास कोई इस तरह का बैकअप नहीं होता है, और ख़ास तौर से जो फर्स्ट जनरेशन का अधिवक्ता है उसके पास कोई बैकअप नहीं है, कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई आका नहीं है। और यहाँ साफ साफ 2 धड़े दिखाई देते हैं जब आप यहाँ अंदर कॉरिडोर में आते हैं। बाहर से तो चीज़ें बड़ी आदर्शात्मक दिखती हैं, लेकिन यथार्थ के धरातल पर जब हम उतरते हैं तो बहुत सी विडंबनाएं, बहुत सी विसंगतियों का हम सामना करना पड़ता है, खासतौर से कामनर अधिवक्ता के लिए। ऐसे में उनके अधिकारों को सुनिश्चित कराना, उनकी इस विसंगतियों को दूर करना, उनकी समस्याओं को का समाधान करना हमारी पहली प्राथमिकता होगी। उस प्राथमिकता में 2 तरह की, एक आंतरिक समस्या है, बाह्य समस्या है। बाह्य समस्याओं में जैसे हमारे अधिवक्ता बादनियों को बहुत विस्तार है, नैनी से लेकर नवाबगंज तक, झूसी से लेकर झलवा तक, कोने कोने मेरा अधिवक्ता साथी रहता है। छोटे मोटे कन्फर्टेशंस होते हैं, तमाम तरह की बातें होती हैं। और ख़ास तौर से अधिवक्ता समाज, आज समाज में एक ऐसा तबका बचा हुआ है जो सही को सही और गलत को गलत कहने की स्थिति में है और एसर्ट कर रहा है
अन्यथा की स्थिति में समाज में लगभग सब लोग सरेंडर कर चुके हैं। जो परिवेश है बताने की जरूरत नहीं, किस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं। हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया और व्यवस्था सब खतरे में है। लोकतंत्र के 3 मुख्य स्तंभों में कहते हैं न्यायपालिका सबसे मजबूत स्तंभ होता है। आज सबसे बड़ी खतरा इस न्यायपालिका पे है, उसकी साख पे है, उसके भरोसे पे है। क्योंकि दुनिया सब लोग कहते हैं, जब हर जगह से आदमी थक जाता, हार जाता, तो कहता है मैं कोर्ट में देख लूंगा आपको। उसके अंदर ये भरोसा होता है कि वहां जाऊंगा तो मुझे न्याय मिलेगा। लेकिन जब यहाँ आता है, फिर उससे जब अन्याय का सामना करना पड़ता है तो वो बहुत ही दुखी होता है और उस निराश हो जाता है। तो ऐसे में इस भरोसे को बचाना, इसकी साख को बचाना भी हम लोगों का दायित्व है। और बार जिसको कहते हैं बेंच की कोख होता है, उसके ऊपर दोहरा दायित्व होता है, क्योंकि वो मूल में बैठा हुआ, वो नर्सरी है इस न्यायपालिका की, इस स्तंभ की। दूसरी बात ये होती है कि हमारी आंतरिक समस्याओं में, जो हमारे रोजमर्रा की समस्या, हमारे प्रैक्टिशनर्स की समस्या है कि मुकदमों का दाखिला, उनकी सुनवाई, उनकी लिस्टिंग, ये सब इश्यूज आज बहुत ही बुरी तरह से आज व्यवस्था चरमराने की पोजीशन बनी हुई है। उसका कारण बस ये है कि आज हमारे जजेस की जो संख्या है, स्ट्रेंथ है, बहुत कम है। लेस देन हाफ में हम काम कर रहे हैं, और वो भी स्ट्रेंथ उस समय जब निर्मित हुई थी, जब इसकी स्थापना हुई थी। आज के हिसाब से यदि स्ट्रेंथ देखा जाए तो 160 के बजाय हमको यहाँ कम से कम 460 जजेस की आवश्यकता है। लेकिन 160 में भी हम 80 से कम जजेस पे काम यहाँ चल रहा है। मैन पावर की पूरी तरह से कमी है। स्टेट और जजेस की फाइलें कोर्टों में नहीं आ पाती हैं। बड़ी मुश्किल से अधिवक्ता मुकदमों लगवाता है, लगती लिस्टिंग दे करके, रिक्वेस्ट कर करके, कुछ दिन पता चला फाइल नहीं आई, और एक बार टल गया तो फिर क्या होगा कोई भरोसा नहीं। सबसे विडंबना ये है कि पहले हम लिस्टिंग के मुकदमों में नहीं बता पाते थे कि कब मुकदमा टेकअप होगा। आज स्थिति आ गई कि हम फ्रेश मुकदमे नहीं बता सकते कि कब टेकअप होगा। सुनवाई की स्थिति बड़ी खराब है, तमाम तरह की स्थितियां हैं। ऐसे में मुकदमों की सुनवाई कैसे सुनिश्चित कराई जाए? हमारे अधिवक्ताओं को ये रोजमर्रा की जो समस्याएं हैं, रोज नए नए नियम, हर कोर्ट की अपनी अपनी नियम बन जाते हैं। तो हाई कोर्ट रूल्स से न चल करके कोर्टें अपने अपने रूल्स को फॉलो कराने लगती हैं। उसमें भी हमारा अधिवक्ता साथी उसको तमाम संघर्षों का सामना करना पड़ता है, तमाम विपरीत स्थितियों से गुजरना पड़ता है। तो हम ये प्रयास करेंगे कि उसमें एक इन्फर्मिटी कायम हो, हाई कोर्ट रूल्स से चीजें चले। दूसरी एक गंभीर समस्या है कि जब कोई भी व्यक्ति अपने समाज में काम करता है तो अपना उसका आत्मसम्मान और मान सम्मान लोकतांत्रिक व्यवस्था में उसका सर्वोपरि होता है। वादकारी का हित सर्वोपरि, हम तो जीते हैं, सही बात तो ये, लेकिन अधिवक्ता का हित, उसका सम्मान भी हम सर्वोपरि रखने के लिए पुरजोर प्रयास करेंगे। क्योंकि कई कोर्टों में मैं देखता हूं कि तरह तरह के जो है कमेंट्स किए जाते हैं और अपमानजनक टिप्पणियां की जाती हैं। हमारा मानना है कि आप मुकदमा अलाउ करो, खारिज करो, जो भी करना हो करो, कि हमारे अधिवक्ता साथी के ऊपर कोई किसी तरह का अभद्र टिप्पणी, अपमानजनक बात उसके विरुद्ध नहीं होनी चाहिए। यदि ऐसा होता है तो यकीन मानिए, मैं, चूंकि वो कंटेम्प्ट की धमकी देते हैं कि कुछ आप बोलेंगे तो कंटेम्प्ट कर देंगे, तो कंटेम्प्ट वाइसे वर्सा होता है। हमारा यह प्रयास होगा कि इस पे हम लगाम लगाएं, एक संतुलन कायम हो, बेंच और बार में एक अच्छा सामंजस्य हो। यदि इसका उल्लंघन चाहे बेंच करे या बार करे, हम भी प्रयास करेंगे कि हमारी तरफ से भी कोई कमी न हो। जो भी उल्लंघन करेगा वो यदि कंटेम्प्ट के दायरे में आएगा तो बेंच भी उतना इक्वली रिस्पॉन्सिबल है, उसके खिलाफ भी कंटेम्प्ट के प्रोसीडिंग हम लोग सुनिश्चित कराने का काम करेंगे। क्योंकि हमारा आत्मसम्मान सर्वोपरि है, हम अपनी इज्जत प्रतिष्ठा के लिए यहाँ लड़ते हैं, वो सुनिश्चित होना चाहिए। और पिछले आपको एक वाकया भी बता देना चाहता हूँ। मैं संयुक्त प्रशासन के रूप में जब हम लोग काम कर रहे थे तो बेंच के इशू पे एक स्ट्राइक हुई थी एक दिन की, उसको लेकर के हम लोग कोर्ट रूम्स को उठाते थे, जैसा कि यहाँ का कस्टम है। हमारे जनरल हाउस में तय हुआ था कि उस दिन हम लोग कार्य से विरत रहेंगे। कोर्ट में गए तो एक माननीय न्यायमूर्ति जस्टिस सुनील अम्बानी साहब थे, वहाँ हमने बताया कि साहब ये पोजीशन है। तो माननीय न्यायमूर्ति ने जो है सीधे सीधे, मैं खुद डायस पे था, मैं ही रिक्वेस्ट कर रहा था, तो उनको कहना, मिस्टर काउंसिल, आर यू अवेयर विद द जजमेंट ऑफ द अपेक्स कोर्ट विद रिगार्ड टू स्ट्राइक? हमने कहा, लॉर्डशिप, आई एम वेरी मच acquainted and very much aware with that judgment, but this resolution has been passed in the presence of our president secretary in our general body meeting. That's why we are bound by this resolution. That's why we are refraining from work today. Can you? उसके बाद उनका रिएक्शन था माननीय न्यायमूर्ति महोदय का, वो बहुत खराब था। उन्होंने डेरोगेटरी कमेंट किया और ये कहा कि योर प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी बोथ आर ब्लडी फूल्स। इस पे हमने रिटेलिएट किया। हमने कहा, लॉर्डशिप, इट्स वेरी डेरोगेटरी, कैन यस आई मीन इट एंड गो एंड इंटीमेट देम। हम वहां से निकले, कई साथियों ने कहा कि जाने दीजिए, विवाद न बढ़े। हमने कहा नहीं, अभी तो मामला फंस गया।
अब हमारे मान सम्मान पे हमला हुआ है, इसलिए हम लोग अब इसको असर्ट करेंगे। गेट नंबर 3 पे मीटिंग चल रही थी, हेड्स ऑफ टू माय प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी, मैंने जाके वर्बेटम सारे घटनाक्रम बताया, उन्होंने तुरंत इसके खिलाफ रेजोल्यूशन पास किया और 4 रेजोल्यूशन पास हुए थे। तत्कालीन न्यायमूर्ति महोदय के जजमेंट की जांच होनी थी, पहला रेजोल्यूशन था। दूसरा, उनकी बेटी साल भर में करोड़ों का टर्नओवर फाइल की थी, उसकी जांच होनी थी। तीसरा, उनके एसेट्स की जांच के प्रस्ताव पारित हुआ और चौथा, उनके कोर्ट के बहिष्कार का। ये 4 रेजोल्यूशन पास होने के बाद नतीजा ये हुआ कि माननीय न्यायमूर्ति महोदय रिक्वेस्टिंग मोड में आ गए, उन्होंने क्षमा याचना प्रारंभ कर दिया। लेकिन हमारे अध्यक्ष सेक्रेटरी ने कहा कि हम नहीं क्षमा कर सकते, याद आप हमको गाली दिए होते व्यक्तिगत रूप से तो हम उसको बर्दाश्त कर लेते, लेकिन आपने अध्यक्ष और सेक्रेटरी को गाली दिया है, उसको अपमानजनक टिप्पणी की है, तो बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग ऑफिस बियरर एंड प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी of the bar association we are under obligation to maintain the hold the dignity of the bar association। इसलिए हम आपसे कोई इस तरह का आश्वासन नहीं दे पाएंगे। अब जो भी होगा वह हमारे जनरल बॉडी मीटिंग में आम सभा में ही तय होगा। नतीजा ये हुआ कि सुबह होते होते फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ जुडिशरी की सीटिंग जज ने इन राइटिंग माफी मांगने का काम किया था। तो ये हमारे बार की ताकत। यदि आप एक सशक्त कार्यकारिणी चुनते हैं, सशक्त प्रतिनिधि चुनते हैं, तो निश्चित रूप से हमारा मान सम्मान, आत्मसम्मान सुरक्षित रहेगा। और यदि हमारा मान सम्मान, आत्मसम्मान सुरक्षित रहेगा, तभी हम बातकारी के हित, उसके अधिकार की सुरक्षा और संरक्षा कर पाएंगे। क्योंकि जब हम ही अपने अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकते, मान सम्मान, तो हम दूसरे को कैसे करा सकते हैं? यह हास्यास्पद बात हो जाएगी। एक और मामला सबसे बड़ा है कि आज का जो राजनीतिक परिवेश है, आप स्थितियों को देख रहे हैं, सिर्फ लोगों का भरोसा जो है वो अब कोर्ट पर बचा है। और ये बड़ी परंपरा पुरानी रही, आई बिलीव इन कोर्ट लोग कहते थे। लेकिन चूंकि आपने कहा कि जजों की संख्या कम होने के कारण कोर्ट की पेंडेंसी जो है वो केसों की बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। लोग पीड़ा में इतना समय तक रह जाते हैं कि वो निर्दोष होने के बाद भी कई सालों तक जेल के अंदर या बाकी चीज़ों में फंसे रहते हैं। तो क्या एक बार के अंदर सशक्त अगर उम्मीदवार आएंगे तो इस पर कुछ सुधार होने की संभावना है? निश्चित रूप से बार एक ऐसा फोरम होता है जहां अधिवक्ताओं का ही नहीं, वादकारियों के भी ग्रीवांसेस का रिडर्सल होता है। ऐसे में चूंकि वास्तव में स्थितियां बहुत गंभीर हैं और ये पहले भी रहा है, ऐसा नहीं मोरलेस, लेकिन अब इसमें बहुत ही इन्हांसमेंट हो गया, बहुत बढ़ोतरी हो गई। सुधरने के बजाय चीजें और बिगड़ती चली गई, डिटेरिएट होती चली गई और मूल्यांकन का स्तर बहुत बढ़ गया है। ऐसे में मैं आपको एक उदाहरण दूं और मैं कोट करना चाहता हूं कि एक जज साहब रहे हमारे यहाँ, अकबर इलाहाबादी साहब, उनकी लाइनें मैं कोट करना चाहता हूं कि उन्होंने कहा था, पूरी इसी न्यायिक व्यवस्था की विडंबना को रेखांकित करते हुए उनका शेर है। वो कहते हैं कि मुझसे एक कैसी इंसाफ तलब बियाबानी है, मुझसे एक कैसी इंसाफ तलब बियाबानी है, जिस अदालत का मैं हाकिम हूं खुद एक दीवानी है। ये विडंबना, ये नियति उस समय भी थी, ऐसा नहीं है, लेकिन वो सुधारने के बजाय और बिगड़ती चली गई। उसमें फिर हम लोग ये प्रयास जरूर करेंगे कि इसमें सुधरें और कहीं ना कहीं वादकारी से लेकर के पूरी न्यायिक व्यवस्था क्या डिग्निटी, उसका साख, उसका भरोसा, क्योंकि ये बहुत बड़ा उच्च न्यायालय रहा है। लोगों का भरोसा जो न्यायपालिका पे, जो कहते हैं, आपने कहा ना कि हम देख लेंगे, हम तुमको हाई कोर्ट तक लड़ाएंगे, तो ये उसके अंदर एक भरोसा है, एक था कि हम वहां जाएंगे तो हमको न्याय मिलेगा और जो इनजस्टिस कर रहा है इसके विरुद्ध कार्रवाई हो सुनिश्चित हो जाएगी। उस भरोसे को पुनः स्थापित करना और कायम करना हमारी एक प्राथमिकता है, क्योंकि ये उच्च न्यायालय एशिया का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। इतनी बड़ी स्ट्रेंथ कहीं भी नहीं अधिवक्ताओं की, इतना ग्लोरियस हाई कोर्ट भी कहीं नहीं रहा। इसकी बहुत ही एक जो है गोल्डन हिस्ट्री रही है और एक से एक बड़े बड़े सितारे यहाँ जो है टीवी तेज बहादुर सप्रू से लेकर के काटजू साहब से लेकर के कन्हैया लाल मिश्रा जी से लेकर बेंच और बार में इक्वली लोग रहे हैं, हुए हैं। मुल्ला साहब, भटनागर साहब, एक से एक बड़े बड़े। आज वो क्राइसिस होती चली जा रही है, प्रैक्टिस का स्तर, चैम्बर प्रैक्टिस खत्म होता चला जा रहा है, नए नए भीड़ बढ़ती जा रही है, क्वालिटी उससे रिड्यूस हुई है। ऐसे में उसको कैसे पुनर्स्थापित किया जाए, फिर उसको कैसे भरोसे को कायम किया जाए, इसकी ग्लोरी को कैसे वापस किया जाए। कहते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है, न्याय की देवी जो है इसी उच्च न्यायालय के गर्भगृह में बैठी हुई है। हम उसके चौकस सिपाही हैं
और इसी उच्च न्यायालय के न्यायिक मार्ग पे मील के पत्थर गड़े हुए हैं। जब न्याय का कोई पथिक अपनी न्यायिक यात्रा प्रारंभ करता है तो इन्हीं मील के पत्थरों से वो दिशा प्राप्त करता है, दशा प्राप्त करता है। ऐसे में हमारी कोशिश होगी कि हम फिर नए कुछ मील के पत्थर और स्थापित करें, और जिससे कि उसको दिशा और दशा मिल सके। और हम अपने अधिवक्ता साथियों के बीच इसी आधार पे हम जा रहे हैं। यदि आप मुझे एक अवसर देते हैं तो निश्चित रूप से मैं जो भी विसंगतियां हैं, चूंकि प्रैक्टिशनर हूं, सन 2000 से विधिक व्यवसायी के रूप में उच्च न्यायालय में विधिक व्यवसाय में संलिप्त हूं, और मुझे यहाँ की आंतरिक और बाह्य सारी समस्याओं से मैं खुद जूझा हूं। कॉमनर एडवोकेट हूं, फर्स्ट जनरेशन का एडवोकेट हूं, इसलिए मैं उससे वाकिफ हूं भली बात। मैं उसके समाधान के लिए हर प्रयास करूंगा, और इतना तो जरूर भरोसा मैं दिलाता हूं, अपनी मीटिंग्स में भी कहता हूं, मैं ऐसे भी कहता हूं कि भाई ये मान लीजिए कि आप हमको मौका देते हैं तो इतना जरूर करूंगा कि आपको निराश नहीं करूंगा और अपने निर्णय पर पछताने का मौका नहीं दूंगा। इसलिए मैं कोर्ट भी करता रहता हूं और उन लोगों को ये कहता भी रहता हूं कि माना कि गुलशन को न गुलजार कर सके हम, माना कि अगर गुलशन को न गुलजार कर सके हम, खार तो कुछ कम कर ही देंगे इधर से गुजरे अगर से हम। तो ये हमारा प्रयास होगा इस दिशा में। रही बार को लेकर के बहुत से विजन से हमने पहले भी काम किया है, हमने देखा है चीज़ों को, प्रॉब्लम्स को हम सॉर्ट आउट करेंगे। जनरल बॉडी मीटिंग में लोगों को बुला करके अपने सदस्यों से डिस्कस करके समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर उनको सूचीबद्ध करके उनसे बातचीत कर उनकी प्राथमिकता के आधार पे उनके विधिक निवारण का हर संभव प्रयास करेंगे, विधिक सीमा में रह करके। और बार एक ऐसा सशक्त फोरम है कि हम बेंच को मजबूर कर सकते हैं, बाध्य कर सकते हैं कि हमारे जो सही ग्रीवांसेस हैं उनका आपको रिड्रेस करना ही पड़ेगा, आप बच नहीं सकते हैं। और बार को लेकर के 2 लाइन में अपनी बात, अपनी सोच खत्म करना चाहता हूं कि मैं क्या सोचता हूं बार में के बारे में। खिले फूलों में तुझे उपवन की तरह देखा है, खिले फूलों में तुझे उपवन की तरह देखा है, बरसी बदली में तुझे सावन की तरह देखा है। और सजे हैं ख्वाब जो न्यायपालिका की राहों में, हर ख्वाब में इस बार को एक दुल्हन की तरह देखा है, इस बार को एक दुल्हन की देखा है। जय हिंद, जय अधिवक्ता समाज। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हमारे साथ देख रहे थे सती प्रकाश सिंह थे, सेक्रेटरी पद के उम्मीदवार हैं। बहुत अच्छी तरीकों से अपने बातों को लोगों के बीच रखा और कहना है कि जो बार के अंदर कमियां हैं हमारे पद पे आते ही कोशिश होगा कि उस पर ज़्यादा से ज़्यादा समाधान लोगों को दे सके। कैमरामैन संजय सिंह के साथ जोनल हेड भारत A to Z न्यूज कुलदीप सिंह का रिपोर्ट।